हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पार्ट 6। पार्ट का नाम है प्राणियों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स के पहले मैंने 4 से 5 वीडियोस के ऊपर बनाए हुए प्राणियों का वर्गीकरण। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो उन वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमको सीखना है कि प्राणियों का वर्गीकरण हमने दो पद्धति से देखा हुआ है कि असंपृष्ठरज्जु प्राणी और संपृष्ठरज्जु प्राणी। तो असंपृष्ठरज्जु प्राणी का वर्गीकरण पूरा हो चुका है। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं संपृष्ठरज्जु प्राणी संघ के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संपृष्ठरज्जु प्राणी। क्या है टॉपिक हमारा? संपृष्ठरज्जु प्राणी। यदि हम स्टूडेंट्स देखा जाए तो संपृष्ठरज्जु प्राणी को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। पहले भाग में आता है लोअर कॉर्डेटा। क्या आता है? लोअर कॉर्डेटा। फिर इसके अंदर आएगा हायर कॉर्डेटा। क्या बोला? लोअर कॉर्डेटा मतलब लोअर संपृष्ठरज्जु प्राणी और हायर कॉर्डेटा मतलब हायर संपृष्ठरज्जु प्राणी। लोअर कॉर्डेटा मतलब इसके अंदर जो पृष्ठरज्जु रहेगा स्टूडेंट्स, उसका विकास कम रहेगा। पृष्ठरज्जु का विकास कम होता है और इसके अंदर जो पृष्ठरज्जु रहेगा उसका पूरी तरह से क्या होता है? उसका विकास हुआ रहता है। फिर आगे जाके लोअर कॉर्डेटा को दो भाग में बांट दिया गया है। यूरो कॉर्डेटा, क्या नाम बोल रहा हूं मैं? यूरो कॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा। क्या नाम बोला मैंने? यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा। और जो हायर कॉर्डेटा होता है, ठीक है ना, जो हायर पृष्ठरज्जु प्राणी है, संपृष्ठरज्जु प्राणी है, उनका विभाजन आगे जाके वर्टिब्रेटा में होता है। किसमें होता है स्टूडेंट्स? वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा में होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम लोग देखें तो संपृष्ठरज्जु प्राणियों को दो भाग में बांटा गया है। लोअर कॉर्डेटा मतलब लोअर संपृष्ठरज्जु प्राणी मतलब निम्न संपृष्ठरज्जु प्राणी। हायर कॉर्डेटा मतलब उच्च संपृष्ठरज्जु प्राणी। लोअर कॉर्डेटा में क्या आ जाएगा? यूरो कॉर्डेटा आ जाएगा और क्या है स्टूडेंट्स? सेफलोकॉर्डेटा आएगा। कॉर्डेटा का मतलब यहां पर स्टूडेंट्स है संपृष्ठरज्जु प्राणी। ठीक है, फिर उसके बाद जो उच्च कॉर्डेटा है, उच्च संपृष्ठरज्जु प्राणी है, उनको वर्टिब्रेटा में बांटा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वर्टिब्रेटा को, ये जो प्रकार है ये तो यहीं पर रुक जाते हैं। आगे जाके इस वर्टिब्रेटा को और दो संघ में बांटा गया है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो वर्टिब्रेटा होता है, ठीक है ना, वर्टिब्रेटा होता है, उसको दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया स्टूडेंट? दो भाग में पहला आ जाता है अजनेथा, अजनंथा। ओके, इसके अंदर जबड़े नहीं होते हैं। जो मुंह में जबड़े होते हैं ना किसी चीज को पकड़ने के लिए, वो नहीं होता है। अग्नेथा, ठीक है ना, अग्नेथा ये पहला है। और इसके अंदर ग्नेथा, स्टोमेटा, ग्नेथा स्टोमेटा। ओके स्टूडेंट, ग्नेथा स्टोमेटा ये दूसरा प्रकार है जिसके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। बराबर है, सही बात है। यहां पर जिसके अंदर जबड़े नहीं होता है उसकी हमारी किताब में सिर्फ एक ही प्रकार दिया है, चक्रमुखी प्राणी। क्या दिया गया है? चक्रमुखी प्राणी दिया गया है। और जो ग्नेथा स्टोमेटा होता है, ग्नेथा स्टोमेटा होता है, उसके अंदर आगे जाके 5 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। जैसे मत्स्य वर्ग, दूसरा उभयचर प्राणी, तीसरा सरीसृप वर्ग, चौथा पक्षी वर्ग और पांचवा स्तनधारी प्राणी। इस तरह से हम लोग वर्गीकरण देखने वाले हैं किसका? संपृष्ठरज्जु प्राणी का। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया? संपृष्ठरज्जु प्राणी को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप में जो रहता है उसको लोअर कॉर्डेटा कहते हैं, निम्न संपृष्ठरज्जु प्राणी कहते हैं। और दूसरे वाले को कहते हैं उच्च संपृष्ठरज्जु प्राणी। जो पहला निम्न वाला होता है आगे जाके दो भाग में बांटा गया है, उसको नाम है यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा। क्या नाम दिया गया स्टूडेंट्स को? यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा नाम है। और जो उच्च वाले होते हैं, ठीक है, जो उच्च संपृष्ठरज्जु प्राणी होते हैं उनको आगे जाके एक संघ में बांटा गया वर्टिब्रेटा। और उसी वर्टिब्रेटा को आगे जाके दो भाग में बांटा गया अग्नेथा और एग्नोथोसुमेटा। ओके, तो एग्नोथोसुमेटा को आगे जाके 5 भाग में बांट दिया गया है। जलचर, उभयचर, मत्स्य वर्ग, सरीसृप और स्तनधारी और पक्षी वर्ग। इस तरह से 5 भागों में आगे जाके बांट दिया है। इसके अंदर जबड़े होते हैं। इसके अंदर जो 5 प्रकार मैंने बताया इसके अंदर जबड़े होते हैं। और जो जबड़े नहीं होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अग्नेथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? अग्नेथा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमको पढ़ना है समपृष्ठरज्जु प्राणी के गुणधर्म क्या है, विशेषताएं क्या है। तो इसके अंदर स्टूडेंट 4 विशेषताएं हमको याद रखनी है। कितनी विशेषताएं याद रखनी है? 4। पहली विशेषता है पृष्ठरज्जु। क्या है पहली विशेषता? पृष्ठरज्जु। दूसरी विशेषता हमारी रहेगी ग्रसनी क्लोम छिद्र। इसके अंदर दूसरी विशेषता क्या याद रखनी है? ग्रसनी क्लोम छिद्र याद रखना है। और तीसरी विशेषता हमको याद रखनी है पूंछ, उसके बाद हृदय। ठीक है ना, ये 4 विशेषताएं हमको याद रखनी है। इन 4 विशेषताओं को ध्यान में रखकर समपृष्ठरज्जु प्राणी संघ के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो समपृष्ठरज्जु प्राणी होते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या पाया जाता है? पृष्ठरज्जु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पृष्ठरज्जु। ये पृष्ठरज्जु क्या करता है? उन प्राणियों को, उन जंतुओं को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं? ये कहां पाए जाते हैं? तो उसका स्थान बताता हूं मैं। ये पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र। यहां पर स्टूडेंट्स मज्जा तंतु मतलब यहां पर तंत्रिका तंत्र रहेगा, और यहां पर पाचन आहार, ये जो पाचन तंत्र है, तो तंत्रिका तंत्र और पाचन आहार के ऊपर, तंत्रिका तंत्र के नीचे और पाचन आहार के ऊपर ये जो लंबी रेखा दिख रही है आपको, इसको क्या कहा जाता है? पृष्ठरज्जु कहा जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां तक समझ आ रहा है? तो पृष्ठरज्जु का स्थान आप बताओगे तंत्रिका तंत्र के नीचे, ये तंत्रिका तंत्र के नीचे, और आहार नाल के ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है? क्या पाया जाता है? पृष्ठरज्जु पाया जाता है। ठीक है, आगे पृष्ठरज्जु जो होता है वो पृष्ठ सतह पर होता है। पृष्ठ सतह पर मतलब डोर्सल भाग में होता है, ऊपर तरफ होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये जो पृष्ठरज्जु होता है वो मध्य स्तर से बना होता है। आपको मालूम है 3 स्तर होते हैं, अंत स्तर, मध्य स्तर और बाह्य स्तर, जनन स्तर, 3 स्तर होते हैं। तो जो बीच वाला होता है मेसोडर्म, उससे मिलकर उससे बना होता है। मैंने बताया था कि ये जो 3 जनन स्तर है, इसी से आगे जाके अलग अलग अंग विकसित होते हैं। तो जो पृष्ठरज्जु होता है स्टूडेंट्स प्राणियों में, वह मध्य स्तर से बना होता है, मध्य जनन स्तर से बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसी पृष्ठरज्जु का आगे जाके मेरुदंड में रूपांतरण हो जाता है। जो आपके पीठ की रीढ़ की हड्डी है ना, उसको मेरुदंड कहते हैं। आगे जाकर उसका रूपांतरण किसमें हो जाएगा? मेरुदंड में हो जाता है, जो किसी भी सजीव को आधार प्रदान करने का काम करता है। सही बात है, यहां तक समझा? अब इसके अंदर जो तंत्रिका तंत्र रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र रहेगा, वह शरीर के पृष्ठ तल पर रहेगा, ऊपरी हिस्से में रहेगा। ठीक है, और यह बहिर्जनन स्तर से बना होता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका रज्जु होती है, ठीक है ना, वह किससे बना होता है? बहिर्जनन से बना होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, पृष्ठरज्जु जो होता है मध्य स्तर से बना होता है, मध्य जनन स्तर से, और जो तंत्रिका रज्जु होती है वह किससे बनती है? बहिर्जनन स्तर से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आपने किसके बारे में देख लिया? ये आपने देखा है पृष्ठरज्जु के बारे में। ठीक है, अभी मैंने दूसरी चीज क्या बताई थी? दूसरी चीज मैंने बताई हुई है कि अब हमको देखना ग्रसनी क्लोम छिद्र। तो स्टूडेंट्स यहां पर पहला पॉइंट आप देख सकते हो, विकास की अवस्था के दौरान किसी न किसी अवस्था में मेरुदंड पाया जाता है। मेरुदंड मतलब पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु जब शिशु छोटा रहेगा तो उसका पृष्ठरज्जु होता है, और बाद में धीरे धीरे इसका रूपांतरण किसमें हो जाता है? मेरुदंड में हो जाता है। विकास के दौरान में किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी क्लोम छिद्र ये किसके लिए उपयोगी होते हैं स्टूडेंट्स? ये उपयोगी होते हैं श्वसन प्रक्रिया के लिए। समझ में आ रहा है? यहां तक समझाए? यह पूरी श्वसन प्रक्रिया के उपयोग होते हैं। यहां तक समझाए? अब जब वो शिशु छोटा रहेगा या जो जंतु छोटा रहेगा तो उसके अंदर ग्रसनी क्लोम छिद्र रहेगा, और बाद में जाकर उसका रूपांतरण किसमें हो जाएगा? फेफड़े में हो जाएगा। ठीक है, बाद में उसका रूपांतरण किसमें हो जाता है? फेफड़े में हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझा? अब अगला, मेरुरज्जु एक ही होकर पृष्ठतल में, पृष्ठतल मतलब ऊपरी वाले इलाके में, और नलिका जैसा क्या होता है? खोखला होता है। नलिका जैसा खोखला रहेगा, और कहां पाया जाएगा? पृष्ठतल में पाया जाता है। हृदय शरीर के अधर तल में पाया जाता है, मतलब हृदय जो होता है वो शरीर के निचले हिस्से में पाया जाता है। यहां तक समझा स्टूडेंट्स? ये 4 पॉइंट हमको याद रखना है समपृष्ठरज्जु प्राणी का जब हम लोग विशेषताएं लिखेंगे तब। पहला था मेरुदंड पाया जाता है किसी न किसी अवस्था में, और किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी छिद्र पाया जाएगा, और मेरुरज्जु एक ही रहेगा, अकेला रहेगा। क्या रहेगा? एक ही होकर वह पृष्ठ तल पर और नलिका जैसा खोखला रहेगा। हृदय जो रहता है शरीर के अधर तल पर मतलब नीचे पाया जाएगा। ठीक है, तो इन प्राणियों के शरीर में आधार देने वाला मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु होता है। सही बात है। पृष्ठरज्जु प्राणी को इस एक ही संघ में समाविष्ट किया गया। जितने भी पृष्ठरज्जु प्राणी हैं इनको एक ही संघ में रख दिया गया है। और पृष्ठरज्जु का मतलब आपको मालूम है, इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। पृष्ठरज्जु यह शरीर को आधार देने वाली लंबी धागे जैसी संरचना होती है। समझा? अब समपृष्ठरज्जु प्राणी को आगे चलकर 3 सब उपसंघों में बांटा गया है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग यहां पर देख सकते हो, समपृष्ठरज्जु प्राणी को 3
उपसंघ में बांटा गया है। पहला पुष्प संपृष्ठरज्जु प्राणी, दूसरा शीर्ष संपृष्ठरज्जु प्राणी और चौथा है शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी। ठीक है, इन तीनों के बारे में एक के बाद एक हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। पुष्प संपृष्ठरज्जु प्राणी, बाह्य कवचधारी प्राणी यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। चलिए पहला वाला समझ लेते हैं, संपृष्ठरज्जु। जैसे ही स्टूडेंट्स ये जो होते हैं पुष्प संपृष्ठरज्जु प्राणी, इनके अंदर जो मेरुदंड होता है, ठीक है ना, पुष्प रज्जु जो होता है वह सिर्फ पूंछ में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? पूंछ में ही पाया जाता है, ठीक है ना। और इनके अंदर ये जो कंकाल होता है, ये जो कंकाल होता है, जो आवरण होता है चर्म, ये बना होता है टुनिकेटा से। किससे बना होता है स्टूडेंट्स? टुनिसिल से बना होता है। किससे बना होता है? टुनिसिल से। टुनिसिन, ये टुनिसिन से मिलकर बना होता है। जो आवरण होता है ऊपर का आवरण, उसे टुनिसिन कहा जाता है। जो कचुंग युक्त बाह्य कवच कहा जाता है टुनिसिन से, इसलिए इसको टुनिकेटा भी कहा जाता है। इसका नाम, दूसरा नाम क्या हो जाता है? टुनिकेटा। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मली क्या होते हैं? समुद्रवासी होते हैं। मतलब ये लोग ज्यादा से ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। और जब तक ये वयस्क होते हैं, जब ये वयस्क होते हैं मतलब जब बड़े हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? स्थानबद्ध हो जाते हैं। लेकिन इनके बचपन की मतलब लार्वा अवस्था में, या तो हम लोग बोल सकते हैं इल्ली अवस्था में, जब वो छोटे होते हैं तो स्वतंत्र रूप से संचरण करते रहते हैं। जब ये छोटे रहेंगे तो स्वतंत्र रूप से संचलन करते हैं, लेकिन ये जैसे ही बड़े हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? एक ही जगह स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, वो एक जगह दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? और इनके अंदर जो रक्त परिसंचरण संस्थान होता है, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी होता है, जो पृष्ठरज्जु प्राणी होते हैं उसके अंदर आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड कार्बस पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर जो रक्त परिसंचरण संस्थान होता है वह क्या होता है? खुला होता है। हृदय जो होता है वो अधर तल में पाया जाएगा। हृदय जो होता है अधर तल में, आप सबको मालूम है, ऊपर मैंने 4 पॉइंट में बताया। हृदय जो होता है अधर तल में पाया जाता है। उत्सर्जन जो होता है वो न्यूरल और प्यूरिक ग्रंथि, न्यूरल ग्रंथि और पायरुविक ग्रंथि से होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब तक ये इल्ली अवस्था में रहेंगी तब तक ये क्या थे? स्वतंत्र संचलन कर सकती है। लेकिन जैसे ही इनका रूपांतरण वयस्क में हो जाएगा, ये क्या हो जाती है? स्थानबद्ध हो जाती है। और जब इनका रूपांतरण इल्ली से, इल्ली मतलब बच्चे से लेकर वयस्क बनता है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुणधर्म होते हैं जो क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। तो इनका सबसे ज्यादा जो विकास होता है वह इल्ली अवस्था में होता है। वयस्क अवस्था में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लुप्त हो चुकी होती है। समझ में आ रहा है? यहां तक समझे स्टूडेंट्स? तो चलिए तीसरा पॉइंट, इल्लियां स्वतंत्र रूप से तैरती हैं, उनमें केवल पूंछ वाले भाग में पृष्ठरज्जु पाया जाता है। ठीक है, जो पृष्ठरज्जु रहेगा, मेरुदंड जो रहेगा वह सिर्फ पूंछों में पाया जाएगा, इसलिए क्या कहा जाता है? पुष्प संपृष्ठरज्जु प्राणी कहा जाता है। ठीक है, सागर तल में स्थिर होने के बाद इल्लियों का रूपांतरण स्थानबद्ध प्रौढ़ अवस्था में हो जाता है। ठीक है, पहले सागर तल में स्थिर होते हैं और जब तक वो इल्ली अवस्था में रहते हैं, जब तक छोटे अवस्था में रहते हैं, छोटी होती है लोग, तो स्वतंत्र रूप से समुद्र में कहीं भी घूमते हैं। लेकिन जैसे इनकी अवस्था प्रौढ़ हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं? स्थानबद्ध हो जाते हैं। ये प्राणी प्राय उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब इनके नर जनन और मादा जनन दोनों क्या होता है? एक ही अंग में पाया जाता है। हार्डमानिया, डोलियोफा, ऑस्कोलिया, ये कुछ क्या थे? उदाहरण थे कुछ। यहाँ पर आप लोग 2 छिद्र दे सकते हो, क्लोम छिद्र और अलिंद छिद्र। ये जो क्लोम अलिंद छिद्र है, इसके माध्यम से पानी क्या होता है? उस जंतु के शरीर में जाता है और उस पानी में जो भी उपयोगी घटक रहेंगे उनका अवशोषण किया जाता है और क्लोम छिद्र से उसको क्या करते हैं? लोग बाहर निकालते हैं। एक कवच, बाह्य कवच, बाह्य कवच के बारे में मैंने बताया, वो किससे बना होता है स्टूडेंट? टुनिसिन से बना होता है। ये अंग है, ये उपांग है। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। उपसंग स्टूडेंट्स, शीर्ष संपृष्ठरज्जु प्राणी। इसके अंदर जो पृष्ठरज्जु रहेगा स्टूडेंट्स, वह सिर से लेकर पूंछ तक पाया जाता है। सिर से लेकर पूंछ तक पाया जाता है। ये कम गहरे वाले समुद्र में पाए जाते हैं, मतलब जहां पर समुद्र की गहराई कम होती है वहां पर पाए जाते हैं। और ये समुद्र के नीचे, रेत के नीचे बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है, इनका कुछ सिरा ऊपर उठा होता है और रात के समय वो बिल से क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। ठीक है, यहां तो समझ में आ रहा है? ये मछलियों जैसे होते हैं लेकिन मछली पूरी तरह से नहीं होते। ये मछलियों जैसे होते हैं लेकिन मछली पूरी तरह से होते हैं क्या? नहीं होते। ये याद रखिएगा, इनके अंदर हृदय नहीं होता है। हृदय नहीं रहेगा इनके अंदर। इनके अंदर हृदय नहीं होता है। रक्त जो रहेंगे वो रक्तहीन रहेंगे, मतलब रक्त का कलर यहाँ पर नहीं होता, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये एक लिंगी होते हैं स्टूडेंट्स, या तो नर घटक और मादा घटक दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं।
यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पर तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पृष्ठ तल में मतलब ऊपर पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र ऊपर पाया जाता है, पृष्ठ तल में पाया जाता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। क्या क्या मैंने बोला? हृदय नहीं होता है इसके अंदर, रक्त रक्तहीन होता है, मतलब कोई रंग ही नहीं होगा इसके अंदर, रंग ही नहीं रहेगा, ये एक लिंगी होते हैं। और तंत्रिका तंत्र जो होता है वह कहाँ? पृष्ठ तल में पाया जाता है, पृष्ठ तल मतलब ऊपर की सतह में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो रक्त परिवहन संचरण होता है वह क्या होता है? बंद होता है। क्या होता है स्टूडेंट? बंद होता है। इसके पहले वाले उपसंग में आपने देखा कि जो तंत्रिका तंत्र रहेगा वह क्या रहता है? खुला रहता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो चलिए इसके पॉइंट्स पढ़ के समझ लेते हैं। ये छोटी मछलियों के आकार जैसे सागर निवासी होते हैं, ये छोटी मछलियों जैसे होते हैं, सागर में रहते हैं और कम गहरे समुद्र में पाए जाएंगे लोग। ठीक है, इनमें पृष्ठ रज्जु संपूर्ण शरीर की लंबाई तक होता है। इसमें जो पृष्ठ रज्जु होगा वह सिर से लेकर पूंछ तक पाया जाता है। ठीक है, ग्रसनी बड़ी होकर इसमें क्लोम छिद्र होते हैं, इसके अंदर ग्रसनी बड़ी होती है और क्लोम छिद्र होते हैं। समझ में आ रहा है? क्लोम छिद्र ज्यादा रहेंगे। ये प्राणी एक लिंगी होते हैं। ऑम्फीऑक्सस ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, तो चलिए अगला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी, ये जो संघ है, ये जो उपसंघ है, ये समपृष्ठ रज्जु प्राणी का तीसरा उपसंघ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले दो उपसंघ आपने देखा, पुष्प समपृष्ठ रज्जु प्राणी और शीर्ष समपृष्ठ रज्जु प्राणी। अब तीसरा उपसंघ आपको देखना है, शीर्ष समपृष्ठ रज्जु प्राणी। शीर्ष समपृष्ठ रज्जु प्राणी स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया, मैंने मतलब पिछली वीडियो में मतलब इसी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है कि वर्टिब्रेटा, इसको क्या कहता है? वर्टिब्रेटा, क्रेनिटा भी कहा जाता है इसको। तो इसके अंदर दो प्रकार से बांटा गया इसको। पहला है एग्नेथा, क्या है? एग्नेथा। और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। पहला एग्नेथा और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। ये दो प्रकार से बांटा गया है। जो एग्नेथा होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं और इसके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। इसका मुख जो रहेगा वो गोल रहेगा, इसका मुख गोल नहीं रहेगा। इसके अंदर पंख नहीं पाया जाता है, इसके अंदर पंख पाया जाता है, पंख मतलब उड़ने के लिए। समझ आ रहा है? इसके अंदर जनन वाहिनियां नहीं होती हैं, इसके अंदर जनन वाहिनियां उपस्थित होती है। इसके अंदर जनन वाहिनियां होती हैं रक्त को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए। और इसके अंदर पृष्ठ रज्जु पाया जाता है और इसके अंदर मेरुदंड पाया जाता है। पृष्ठ रज्जु जो होता है वो मेरुदंड का स्टार्टिंग की अवस्था है। पृष्ठ रज्जु का आगे रूपांतरण होकर किसका रूपांतरण हो जाता है? वो मेरुदंड में हो जाता है। तो इसमें मेरुदंड पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और इसके अंदर क्या होता है? पृष्ठ रज्जु होता है। तो समझ में आ गया, जो वर्टिब्रेटा है या शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी है उसको दो संघ में बांटा गया है। पहला संघ एग्नेथा, दूसरा संघ ग्नेथोस्टोमेटा। इसके अंदर जो पहला होता है इसके अंदर जबड़े नहीं होते, इसके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। इनका मुख गोल होता है, इनका मुख गोल नहीं होता। इसके अंदर पंख पाए जाते हैं, इसके अंदर इसके अंदर पंख नहीं पाए जाते, इसके अंदर पंख पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, इसके अंदर मेरुदंड पाया जाता है। ठीक है, और आगे जाके ये जो अग्नेथा है उसको एक ही प्रकार हमारी किताब में दिया है जिसका नाम है चक्रमुखी प्राणी। क्या नाम है? चक्रमुखी प्राणी, जिसके अंदर इसके मुख क्या होते हैं? गोल गोल होते हैं। समझ में आ रहा है? अब जो आपका ग्नेथोस्टोमेटा है उसको आगे जाके 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5। मत्स्य वर्ग, उभयचर और स्टूडेंट्स मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी प्राणी, इस तरह से 5 भागों में बांटा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया क्या सारी चीजें? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी के बारे में देखने वाले हैं। इनके जो प्रकार है, जो चक्रमुखी प्राणी है और ये जो मैंने 5 प्रकार और बताए, इनके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी को पढ़ के समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इन प्राणियों में पृष्ठ रज्जु नष्ट होकर उसके स्थान पर मेरुदंड आ चुका होता है। सही बात है, यहाँ पर पृष्ठ रज्जु का नाश हो चुका है और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? मेरुदंड पूरी तरह से विकसित हो जाए, पूरी हड्डी हो जाती है। ठीक है ना, पृष्ठ रज्जु जो होता है मेरुदंड की स्टार्टिंग अवस्था है। ठीक है ना, आपने देखा अग्नेथा में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है और जो दूसरा था ग्नेथोस्टोमेटा उसके अंदर मेरुदंड पाया जाता है। ठीक है ना, आगे इनका सिर पूर्ण रूप से विकसित होता है, इनका जो मस्तिष्क होता है पूरी तरह से विकसित होता है और मस्तिष्क के ऊपर क्या होती है? करोटी होती है। ये करोटी क्या करता है स्टूडेंट? किसी में मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इस करोटी में बहुत सारे द्रव होते हैं जो किसी भी आघात को क्या करते हैं? सहन करते हैं। आगे मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा इसके बारे में। मस्तिष्क पर करोटी होती है। देखो आप लोग जब भी गिरते हो तो आपके मस्तिष्क को घाव नहीं लगता, आपके मस्तिष्क पर जो करोटी है उसको घाव लगता है और वो बर्दाश्त सहन करने की क्षमता उसके अंदर होती है। अंत कंकाल मतलब अंदर
हड्डियां होती है इसके, कास्तिमय और अस्थिमय। कास्तिमय मतलब स्टूडेंट्स जिस आप देखो कान को अपने मोड़ोगे तो कास्तिमय मतलब वो हड्डी और मांस से मिलकर बना हुआ है, हड्डी और मांस से मिलकर बना हुआ। कास्तिमय और अस्थिमय आपको मालूम है हड्डियां, ठीक है ना, जो अंत कंकाल जो रहेगा अस्थिमय और कास्तिमय इसके अंदर पाए जाते हैं। संपृष्ठ जो प्राणी जबड़े रहित अग्नेता, मैंने बताया था अग्नेता जबड़े रहित होते हैं, ठीक है। अब कुछ प्राणियों में जबड़े नहीं होते, गेनोथोस्टोमेटा, ये दो प्रकार के विभाजन किया गया है। संपृष्ठरज्जु प्राणियों में जो हमने शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी को पढ़ा, तो शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी को आगे जाके दो भाग में बांटा गया है। किसमें? अग्नेता मतलब जबड़े रहित, मतलब जिसके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं। फिर कुछ प्राणी रहते हैं जो गिनेथोस्टोमेटा, जिसके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। तो इस तरह से जिसके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हमारी किताब में उसके लिए चक्रमुखी प्राणी दिया गया है, और जिसके अंदर जबड़े पाए जाते हैं उसके अंदर 5 उपसंग दिए गए हैं: मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग और स्तनधारी प्राणी। तो इनके बारे में जो 6 संघ मैंने बताया, चक्रमुखी से लेकर आगे वाले 5 संघ, इनके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में मैं बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में यहीं तक करना हमको। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।